ट्रांसफार्मर की परिभाषा, चित्र, सिद्धांत, सूत्र बहुत ही सरल तरीके से 4 स्टेप में। ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर, ऊर्जा क्षय और कम करने के उपाय, और ट्रांसफार्मर के क्रोड पटलित क्यों बनाए जाते हैं, चित्र सहित पूरा का पूरा उत्तर, बहुत ही सरलतम उत्तर सरल तरीके से आपका पूरा खत्म हो जाएगा। एक बार में ही आपको इसको देखना है और अच्छे से प्रिपेयर करना है। ट्रांसफार्मर, अभी ट्रांसफार्मर के ऊपर सबसे पहली बात तो यह होती है कि ट्रांसफार्मर की परिभाषा क्या है। तो ट्रांसफार्मर जो है वो एसी वोल्टेज को या तो बढ़ा देता है या घटा देता है। मतलब ट्रांसफार्मर क्या करता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने का काम करता है। तो इसकी प्राथमिक कुंडली पर जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं तो ये ट्रांसफार्मर जो है या तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ाता है या घटाता है, डिपेंड करता है कि ट्रांसफार्मर कौन सा है। अब इसका सिद्धांत क्या है, तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसमें एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब आप इसकी सूत्र की स्थापना करेंगे तो सबसे पहले आपको ट्रांसफार्मर में मानना चाहिए कि प्राथमिक कुंडली पर फेरे कितने हैं और द्वितीय कुंडली पर फेरे कितने हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स को एन बोलते हैं, तो प्राइमरी पे हो तो एन पी बोल देना, और नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी पे हो तो एन एस बोल देना। तो प्राथमिक कुंडली पर फेरे एन पी और सेकेंडरी कुंडली पर या द्वितीय कुंडली पर फेरे एन एस है। आप अलग अलग भी लिख सकते हैं इसको। तो फिर ऐसे में क्या है कि जब आप प्राथमिक कुंडली पर ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाएंगे, बहुत सरल सूत्र स्थापित करेंगे अपन। तो प्राथमिक कुंडली पर जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाएंगे तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल आएगा, और प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम स्मॉल ई से व्यक्त करते हैं, छोटे ई से व्यक्त करते हैं। तो चूंकि प्राथमिक कुंडली पर आ रहा है तो ईपी हो जाएगा। तो ईपी बराबर माइनस एन पी डी फाइव बटे डी टी। आपको याद हो तो ई बराबर माइनस डी फाइव बटे डी टी आपका कौन सा नियम था, ये फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम था। तो उससे उसी से हमने इसको बनाया है कि ई पी बराबर माइनस एन पी, एक फेरे में डी फाइव बटे डी टी, दो में दो गुना, एन में एन गुना, तो ई पी बराबर माइनस एन पी डी फाइव बटे डी टी। ये आप प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाए तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब आप कहना यही वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल द्वितीय कुंडली में भी है, मतलब द्वितीयक में भी ऐसा कैसा लिखना है। तो एक बार आपकी ये इक्वेशन बन जाए तो सेकंड इक्वेशन आप बहुत आराम से इसकी बना सकते हो। तो द्वितीय कुंडली में भी प्रेरित विद्युत वाहक बल आ जाएगा आपका। तो वो आप ई एस से लिख देना, यहाँ आपने ई पी से लिखा है तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल पी की जगह एस एस लगा देना और इक्वेशन नंबर 2 बना देना। तो ये हो जाएगा ई एस बराबर माइनस एन एस डी फाइव बटे डी टी। अब आप कहेंगे कि साहब प्राथमिक कुंडली से सारा फ्लक्स द्वितीय कुंडली में आ गया क्या, क्योंकि उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान है वो केवल बदलाव तो पी और एस ही हुआ है, फ्लक्स तो फाई और फाई रखा है आपने डी फाइव बटे डी टी। तो आप बता देना कि इसमें फ्लक्स का क्षरण नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में वो प्रेरित विद्युत वाहक बल आया है। अब अगर अपन देखें तो ये ई पी और ई एस का मान है, भाग लगा दो। लगा देने से क्या होगा, देखिए आप इसमें भाग लगाते हैं तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगाते हैं हम, तो ये हो जाएगा आपका ई एस बटे ई पी बराबर एन एस बटे एन पी। लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं कि ये प्रेरित विद्युत वाहक बल के पदों में है और हमको चाहिए विभवांतर के पदों में। तो आप कहना कि अगर ये आदर्श युग्मन है, मतलब ये जो पूरी व्यवस्था है इसमें अगर ये जो फ्लक्स का अटैचमेंट है वो भी आपने अभी देख लिया कि क्षरण नहीं हो रहा है, युग्मन भी अगर आदर्श है, तो फिर आप जो ई एस है उसकी जगह वी एस और ई पी की जगह वी पी लिख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप इसको वी एस बटे वी पी कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा एन एस बटे एन पी। अगर आपको फ्लक्स क्षरण भी वहाँ याद नहीं आ रहा हो तो ये शब्द लिख सकते हैं आदर्श युग्मन की स्थिति में दोनों जगह। तो ये वी एस बटे वी पी बराबर एन एस बटे एन पी। और आदर्श युग्मन की स्थिति में ही क्या होता है कि जो प्राथमिक परिपथ के अंदर जो शक्ति होती है कुंडली में, वही द्वितीय कुंडली के अंदर भी शक्ति होती है। तो वहाँ से आपको एक मान और निकालना पड़ेगा। तो वो मान क्या होगा कि आप लिखेंगे कि प्राथमिक कुंडली में शक्ति बराबर द्वितीय कुंडली में शक्ति। अब शक्ति का सूत्र क्या होता है, P बराबर वी आई। तो वी आई का मतलब है कि प्राथमिक कुंडली में वी आई मतलब क्या हो जाएगा, वी पी आई पी, और द्वितीय कुंडली में शक्ति है तो ये फिर वी आई का सूत्र लगेगा, तो ये हो जाएगा वी एस आई एस। तो वी पी, अच्छा उसका उद्देश्य ये है कि इस वी एस बटे वी पी का मान अपने को धारा के पदों में भी लाना है, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ाता है वो धारा की प्रबलता को घटाता है, ये हमको मालूम है। तो उत्तर में आपको वोल्टेज के साथ करंट भी चाहिए, इसलिए यहाँ आके आप ये वाला काम करेंगे।
तो प्राथमिक कुंडली में शक्ति बराबर द्वितीय कुंडली में शक्ति, तो ये हो गया वीपी आईपी बराबर वीएस आईएस। अब यहाँ से वीएस बटे वीपी इस तरीके से निकालना है आपको, तो वीएस यहाँ रोक लीजिए और वीपी इसके नीचे भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा आईपी बटे आईएस। तो ये आपका बन के आ जाएगा वीएस बटे वीपी, ये देखिए वीएस बटे वीपी, और ये हो जाएगा आईपी बटे आईएस, ये आईपी बटे आईएस। अब ये वीएस बटे वीपी का मान यहाँ भी है, वीएस बटे वीपी का मान आपका यहाँ भी है। तो ये अगर आप देखें तो आपकी ये दोनों समीकरणों के वीएस बटे वीपी के मान ये हो रहे, तो ये तीनों ही मान कुल मिलाकर आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो आप लिख देंगे कि वीएस बटे वीपी है ना, समीकरण 3 और 4 से वीएस बटे वीपी बराबर, देखिए वीएस बटे वीपी बराबर एनएस बटे एनपी, और उल्टा करना है यहाँ पे आईपी बटे आईएस, और इसी को बोलते हैं के, और के को बोलते हैं परिणमन अनुपात। तो ये आपका परिणमन अनुपात का सूत्र आ गया, और यही सूत्र आपको एग्जाम में निकालना है। तो हमने बहुत सरल तरीके से इसको देखा है कि एक तो प्राथमिक परिपथ में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल आया वो प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, फिर द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, दोनों के सूत्र लिखे और एक दूसरे इसमें इसका भाग लगा दिया, 2 में 1 का, इस तरीके से आ गया। फिर आदर्श युग्मन करके ईएसईपी की जगह वीएसवीपी करा, और फिर बाद में जो है वो शक्ति से आपने वीआई के सूत्र से आपने वीएस बटे वीपी का मान निकाल लिया जो आईपी बटे आईएस आया, और समीकरण 3 और 4 से इन दोनों को बराबर बता दिया, तो ये 3 मान कुल मिलाकर बराबर हो गए। देखिए ये वीएस बटे वीपी बराबर एनएस बटे एनपी बराबर आईपी बटे आईएस, और इसी को बोलते हैं परिणमन अनुपात के। तो ये आपका परिणमन अनुपात हो गया। और इसी बीच में मैंने आपको दोनों प्राथमिक अपने ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर के चित्र भी बताए, और आगे भी मैं उसको आपके सामने क्लियर करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक आपका प्रश्न हुआ। अब ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में फ़र्क क्या है, तो देखिए अगर वो फ़र्क अगर हम देखना चाहें तो बहुत सरल अंतर हमने यहाँ तैयार किया है। तो ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर, तो हम अंतर देखते हैं ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में। तो देखिए क्या अंतर है, तो देखिए ये जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर है इसमें देख रहे हैं आप, तो प्राथमिक कुंडली पर फेरे कम है, द्वितीय कुंडली पर ज़्यादा है। तो जब इस तरह की कोई व्यवस्था बने, ऊंचाई स्टेप अप, तो देखिए कम स्टेप से ज़्यादा स्टेप हुई, स्टेप अप हो गई। प्राथमिक कुंडली ऊपर रखना, द्वितीय कुंडली नीचे रखना। प्राथमिक कुंडली पर आप एसी लगाते हो तो ये एसी वोल्टेज लगाया आप, तो ये एसी वोल्टेज को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो ये एसी वोल्टेज को बढ़ा देता है, इसकी द्वितीय कुंडली में फेरे ज़्यादा होते हैं प्राथमिक कुंडली से, तो ये लिख देना कि एसी वोल्टेज को बढ़ा देता है, इसकी द्वितीय कुंडली में फेरे प्राथमिक कुंडली से अधिक होते हैं। तीसरा आप इसमें लिख देना कि ये इसका परिणमन अनुपात 1 से अधिक होता है, जो अभी के हमने देखा था। और परिणमन अनुपात मतलब क्या होता है, एनएस बटे एनपी। तो देखिए अगर अपन यहाँ गिने तो एनएस कितना है, एक अंदाज ऐसे ही बता रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए, 1 2 3 4 5, 5 है, और एनपी कितना है 2, तो 5 बटे 2, तो ये हो गया 2.5, 2.5, तो वो 1 से क्या है, अधिक है। तो इसका परिणमन अनुपात 1 से अधिक होता है। तो ये 3 वैल्यूज आपकी अधिक अधिक वाली आ रही, देखो ध्यान से। ये एसी वोल्टेज को बढ़ा देता है, इसकी द्वितीय कुंडली पर फेरे ज़्यादा है प्राथमिक से, और इसका परिणमन अनुपात 1 से अधिक है। तो 3 पॉइंट बढ़ाने वाले लिखना है, और जो एसी वोल्टेज को बढ़ाता है वो धारा की प्रबलता को घटाता है। तो चौथा पॉइंट जो है आपको इसमें उल्टा लिखना है कि धारा की प्रबलता को घटा देते हैं। अब आपको अपचाई ट्रांसफार्मर का जो उत्तर है वो याद नहीं करना है, वो इसको उल्टा करके यहाँ लिख देना है। जैसे यहाँ आया था एसी वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, तो इधर लिख देना ये एसी वोल्टेज को घटा देते हैं। यहाँ आया था द्वितीय कुंडली पर फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से अधिक होती है, तो यहाँ कम होती है। यहाँ बड़ा लिखा है, यहाँ घटा लिख दिया, यहाँ अधिक लिखा है, यहाँ कम लिख दिया। लैंग्वेज भी वो की वही रखिए आप, अधिक को फिर कम कर दीजिए और घटा को फिर बड़ा कर दीजिए। तो ये देखिए ये परिणमन अनुपात 1 से कम हो गया, और धारा की प्रबलता को क्या कर देते हैं ये, तो ये आपका हो जाएगा, ये धारा की प्रबलता को बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से आपके ये 4 अंतर ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में हो जाते हैं। मेरी सलाह है कि आप ऊंचाई ट्रांसफार्मर के चारों पॉइंट याद कर लें, और उसके उल्टे पॉइंट आप इधर लिखेंगे। जहाँ बड़ा लिखा है वहाँ घटा लिख देना, जहाँ अधिक लिखा है वहाँ कम लिख देना, और जहाँ घटा लिखा है वहाँ बड़ा लिख देना, मतलब उल्टा करना है कुल मिलाकर। और ये वाले पॉइंट्स आप याद कर लीजिए, ऊंचाई ट्रांसफार्मर के पॉइंट्स, है ना। तो चलिए ये भी आपका हो गया। हम आगे और बढ़ते हैं। अब इसमें हमें आगे और क्या पढ़ना है, आगे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ना है। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय और उसको कम करने के उपाय। तो ट्रांसफार्मर में कितनी तरीके से ऊर्जा का क्षय होता है, तो ध्यान से देखें अगर अपन, तो होता है ताम्र क्षय।
ताम्र क्षय कैसे होता है कि ट्रांसफार्मर में तांबे की तार की कुंडलियाँ होती है, तो अगर उसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं तो फिर वो कुंडलियाँ क्या होती, गर्म हो जाती है। तो गर्म हो जाती तो विद्युत ऊर्जा का किस में अपव्यय होता है, ऊष्मा ऊर्जा में। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में अपव्यय होता है, ये सब जगह लिख सकते हो आप। तो तांबे के तार की कुंडलियों में जब आप धारा, ताम्र मतलब तांबा, ताम्र क्षय मतलब तांबा से याद करना आपके, तांबे की तार की कुंडलियों में धारा प्रवाहित करते हैं तो वो गर्म होती है और विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में अपव्यय होता है। तो ऐसे में कुंडलियों में करेंगे क्या फिर, तो तांबे से ही तांबा लिखना है तो तांबे के मोटे तारों का उपयोग करेंगे। दूसरा है चुंबकीय फ्लक्स क्षरण। जैसे अभी हमने कहा था कि फ्लक्स का क्षरण नहीं हो रहा है, तो प्राथमिक कुंडली का सारा फ्लक्स द्वितीय कुंडली में से बद्ध हो जाता है, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता है। प्राथमिक कुंडली से संपूर्ण फ्लक्स द्वितीय कुंडली से बद्ध नहीं हो पाता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, कुंडलियों को एक दूसरे के ऊपर ही लपेटना चाहिए, ज़्यादा डिस्टेंस उसमें नहीं देना चाहिए। तो ये कुंडली से आपका ये हो गया। तो देखिए यहाँ कुंडलियाँ जो है तांबे के मोटे तार के लेना है, कुंडलियों को एक दूसरे के ऊपर लपेटना है। तो 2 पॉइंट आपके कुंडलियों के हैं, ये आपको ध्यान रखना है ना। तीसरा जो पॉइंट बन रहा है वो है आपका कि लोह क्षय। अब ये क्रोड का है, अगले 2 पॉइंट क्रोड के हैं, 2 पॉइंट कुंडलियों के, 2 पॉइंट क्रोड के। ऐसे याद रखना है कि जब प्राथमिक कुंडली में हम प्रत्यावर्ती धारा भेजते हैं तो नरम लोहे के क्रोड में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है। और लाइन यहाँ से लिख देना आप, जिससे विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में अपव्यय होता है। तो क्रोड में भंवर धाराएं उत्पन्न हो गई। तो अब इसका इलाज क्या है, इसका इलाज यह है कि क्रोड को पटलित बनाया जाता है। तो ये क्रोड का उत्तर हो गया कि क्रोड को पटलित बनाया जाता है ताकि भंवर धाराओं के प्रभाव को कम किया जा सके। चौथा है आपका शैथिल्य हानि, कि जब आप धारा भेजते हैं, ये भी पॉइंट क्रोड का है। देखिए क्रोड और क्रोड के 2 पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट कुंडलियों के हो गए। तो जब धारा भेजते हैं तो क्रोड बार बार चुंबकित और विचुंबकित होता है। तो इससे भी वही बात हो रही है कि विद्युत ऊर्जा का क्या हो रहा है, ऊष्मा ऊर्जा में। तो ये लाइन देखिए आप, मैं कंटिन्यूसली लिख रहा हूँ। तो विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में अपव्यय होता है। तो इलाज भी क्रोड से ही करना पड़ेगा। तो क्या इलाज करेंगे आप, क्रोड नरम लोहे का बनाएंगे, है ना। तो नरम लोहे का क्रोड बनाएंगे तो उसका जो चुंबकन और विचुंबकन है वो आसान होगा। तो ये आपके 2 पॉइंट क्रोड के हो गए, 2 पॉइंट कुंडलियों के हो गए। ताम्र हानि, चुंबकीय फ्लक्स क्षरण, लोह हानि और शैथिल्य हानि। क्षय की जगह हानि भी आप लिख सकते हैं। एक छोटा प्रश्न और बना सकते हैं इसमें कि ट्रांसफार्मर के क्रोड पटलित क्यों बनाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है कि क्रोड को पटलित बनाया जाता है, तो इसका उत्तर क्रोड को पटलित क्यों बनाया जाता है, छोटा प्रश्न भी आ सकता है। तो क्रोड में क्या उत्पन्न होती है, भंवर धाराएं। तो भंवर धाराओं के प्रभाव को कम करने के लिए क्या करते हैं, क्रोड को पटलित बनाते हैं। तो इसका जवाब आप ऐसे लिख सकते हैं कि क्रोड को पटलित बनाएंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो भंवर धाराओं का प्रभाव कम हो जाएगा। तो ये देखिए क्रोड में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती, तो क्रोड को पटलित बनाते ताकि भंवर धाराओं का प्रभाव क्या हो, कम हो जाए। तो इस तरीके से ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के उत्तर को भी हम बहुत अच्छे से बता सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड हमारे सारे प्रश्न एक साथ हो जाते हैं कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, उसका सूत्र, उसके उसमें सूत्र की स्थापना करने के बाद आप ऊंचाई अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर कर लो, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय कर दो। और ये बहुत सरल है, इसी स्टाइल से आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आपको ऑब्जेक्टिव्स के भी बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ तैयार हो रहे हैं।